हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 13/20 जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट 16 नवंबर 2021 की आफ्टरनून शिफ्ट है, 12:30 से 2:30। और जो यहाँ हमें 40 क्वेश्चन मैथ्स के मिल रहे हैं, तो इनमें से पहले 20 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सेकेंड मैथ सॉल्व करेंगे, यानी कि अगले 20 क्वेश्चन। अब ये जो अगले 20 क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 24 से। और सेम पीडीएफ का लिंक मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था, और इस वीडियो के साथ भी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी चलते एक एक करके देखो आज के कौन से 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। आपको बताया गया है कि एक गोला है, मतलब एक ठोस गोला है, और इसका आपको व्यास दे रखा है डायमीटर 4.2। तो आप समझ रहे हो कि रेडियस का मतलब 2.1 से होगा। अब क्या करना है कि इसको बीचों बीच मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो दो पार्ट्स में बांटने पर क्या होगा कि कुछ नए फेसेस हमें नजर आएंगे, जिससे कि इसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। बस वही हमसे पूछा जा रहा है कि वो टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप ऐसे समझो कि एक तरबूज है, और जब तरबूज को हम बीचों बीच काटते हैं तो हमें वो दो ऐसे इक्वल पार्ट्स में नज़र आ जाते हैं। मतलब एक अर्धगोला आप कह सकते हो ऊपर नज़र आता है, और एक अर्धगोला आपको नीचे नज़र आता है। और काटने के बाद क्या होता है कि वो जो रेड पोर्शन आपको नज़र आता है, मतलब एक जो दो नए फेसेस आपको नज़र आएंगे, वो दोनों के दोनों सर्कल होंगे। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे कि जो एरिया होगा ना टोटल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो 2 पाई आर स्क्वायर से बढ़ जाएगा। तो बस सिंपली आपको 2 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 2 में पाई का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो 22/7, और आर का मतलब 2.1 है, जिसको आप 21/10 भी लिख सकते हो। बाकी जब आप इसको काटोगे कोई भी एक 21 7 से 3 बारी में कटेगा। और आगे सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट जरूर चेक करने हैं। जैसे 1 × 3 3, 3 × 2 6, और 6 × 2 ओवर 12। यानी कि लास्ट डिजिट हमें 2 नज़र आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ आपको एक डीआई का क्वेश्चन दिया गया है, और इस पेपर में काफ़ी सारे आपको डीआई के क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड पार्ट में। अब इसमें क्या है, आपको बताया जा रहा है कि भाई टोटल 8 दुकानें हैं, JK LMN मतलब आर तक, और किस दुकान में कितने ट्रक हैं, वो संख्या आपको बता रखी है। इसके अलावा देखो दो स्टेटमेंट्स भी आपको दे रखी है, और आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बड़े ध्यान से ये चीज़ आपको समझनी है। देखो, नॉट करेक्ट मतलब जो स्टेटमेंट गलत होगी तो वो आप आंसर करोगे। एक एक करके चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो दुकान एन में ट्रक है, वो एम से, मतलब जो एन में ट्रक है वो एम से 22.22% ज़्यादा है। तो देखो ये परसेंटेज आप निकाल सकते हो। एन में 120 ट्रक आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एम से, मतलब नीचे आप एम को लिखोगे, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो एक एक ज़ीरो काटोगे, 6 से 2 बारी कटा नंबर 7 बारी। तो उम्मीद है 1/7 × 100 आपको ज़रूर याद होगा, इसकी परसेंटेज आपको याद होगी, जो कि होती है 14.28। अब देखो ये 2/7 है, तो आप समझ रहे हो इसका डबल होगा, यानी 28 पॉइंट कुछ, जबकि यहाँ पर लिखा है 22.22। तो इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप चेक करते हो तो यहाँ आपको एवरेज बताया जा रहा है इन सभी का। एवरेज का मतलब आप समझते हो सभी को जोड़ना होगा, और डिवाइडेड बाय जितनी ये शॉप्स है, यानी कि 8। अब टोटल देखो इनका करना शुरू करते हैं। जैसे कि 280 और 120 होता है 400। 400 में आप 340 जोड़ोगे तो ये 740 होते हैं। पहले इसका 20 जोड़ लो 760, और 400 और जोड़ोगे 1160। 1160 में पहले 40 जोड़ लेते हैं 1200, 500 और जोड़ोगे तो 1700। 1700 में जब आप 620 जोड़ोगे 2320 होते हैं। 2320 में पहले आप 80 जोड़ लो 2400, 400 और जोड़ोगे 2800, और 2800 और 500 कितना हुआ 3300। तो 3300 यहाँ पर सम बन रहे हैं टोटल 8 टर्म्स का। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आपको ये 412.5 ही नज़र आ रहे हैं, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। बट हमें बताना था गलत कौन सी है, तो हम बोलेंगे ओनली वन, सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार देखो, आपको नज़र आ रहा है डीआई का है, आपको एक टेबल दिखा रखी है, और बता रखा है कि जो शेयर जो था, मतलब एक शेयर का प्रति शेयर का क्या भाव था किस दिन। टोटल लगातार ये 6 दिन है, और इन 6 दिनों में जो
शेयर का प्राइस रहा है वो कितना कितना रहा है वो आपको बता रखा है। सवाल क्या कहते हैं, कहते हैं एक आदमी ने 40 शेयर तो खरीदे D1 के, मतलब ये वाले 40 शेयर खरीदे उसने, और 60 शेयर उसने खरीदे हैं दूसरे दिन यानी 306 के भाव से। और उसने इन टोटल जो 100 शेयर उसने खरीदे, इन 100 शेयर्स को उसने देखो कैसे कैसे बेचा है। 30 शेयर उसने बेचे हैं तीसरे दिन, 20 चौथे दिन, 40 पाँचवें दिन और 10 छठे दिन। तो इस डील में उसका कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, वो कितना हुआ है वो हमसे पूछा जा रहा है। अब वैसे तो देखो आप समझ रहे हो कि डिटेल में क्या करना होगा कि आप 302 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से और 306 की आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से और दोनों को जोड़ोगे ताकि आपको पता चल जाए उसने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया इन शेयर्स को ख़रीदने में। उसके बाद आप बेचोगे इनको, जैसे कि तीसरे दिन आपने 30 शेयर बेचे हैं 308 के भाव से, तो आप 30 की गुणा 308 में करोगे। उसी तरीके से आपने 20 शेयर चौथे दिन बेचे हैं 309 के भाव से। तो मतलब इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो मतलब बहुत सारा टाइम आपका ख़राब हो सकता है। एक थोड़ी सी अलग अप्रोच क्या हो सकती है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या करो कि जो उसने शेयर्स खरीदे हैं ना, वो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालो उसका। जैसे मान लो उसने यहाँ पर पहले दिन 40 से शेयर खरीदे थे और दूसरे दिन 60, जिसको मैं और छोटा करके 2 और 3 कह सकता हूँ। एवरेज निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करती, इसलिए मैंने छोटा किया है। अब 302 के भाव से आप ऐसा मानो उसने 2 शेयर खरीदे थे और 306 के भाव से उसने खरीदे थे 3 शेयर, और टोटल अगर मैं कर दूँ तो इतने रुपए में एक तरीके से उसने खरीदे 5 शेयर। तो यहाँ से देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस पता चलेगा एक शेयर का। आप समझ रहे हो 604 और यहाँ से मिल रहा है आपको 918। तो 604 और 918 आप समझ पा रहे हो, ये आपको देगा 1522। तो 1522 रुपये में 5 शेयर आए हैं। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आप बोलोगे कि 5 तिया 15 और उसके बाद ज़ीरो लोगे, 4 बारी काटोगे और फिर 4 बारी। तो 304.4 जो उसने शेयर खरीदा है, तो वो हर शेयर को अब उसने आप समझोगे 304.4 के हिसाब से खरीदा है। ये कॉस्ट प्राइस है एक शेयर का। और अब सीधा आप क्या करोगे कि प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट का मतलब है आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, सेलिंग प्राइस नहीं बनाओगे, सीधा प्रॉफिट निकालोगे। जैसे कि उसने D3 तीसरे दिन इस भाव से शेयर बेचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो प्रति शेयर कितना कमाएगा, तो 308 में से सिंपली आप 304.4 घटाओगे और आप बोलोगे 3.6 रुपये उसने यहाँ पर कमाए होंगे प्रति शेयर। और ऐसे शेयर जो है ना देखो 30 है, मतलब 30 बेचे है उसने। फिर अगले दिन उसने देखो 20 शेयर जो बेचे हैं चौथे दिन, 1 रुपया ज़्यादा है बस ये, तो आप बोलोगे 4.6 रुपये उसने प्रति शेयर पे कमाया है, और ऐसे 40 शेयर है। फिर उससे अगले दिन देखो उसने, मतलब 40 नहीं सॉरी 20 शेयर थे यहाँ पर। फिर उससे अगले दिन उसने 40 शेयर बेचे हैं, पहले लिख देते हैं 40, और इस रेट से बेचे हैं। तो आप समझ रहे हो 308 से एक कम है, तो 3.6 से 1 रुपया कम कमाएगा, यानी 2.6 के हिसाब से कमाएगा। और 10 शेयर उसने बेचे हैं देखो छठे दिन, यानी D6। 311 रेट है आप देख पा रहे हो, और 311 जो रेट है आप समझ रहे हो 311 माइनस 304.4, तो आप बोलोगे 0.6 जोड़ दे अगर 5 और 6.6 के हिसाब से। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखो अब आप समझ रहे हो कि अगर डेसिमल आप हटाते हो तो नीचे ज़ीरो आता है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। 36 गुना 3 108 उसने यहाँ कमाया। उसी तरीके से 46 गुना 2, आप समझ रहे हो डेसिमल ज़ीरो को ख़त्म करेगा, 92। तीसरे दिन उसने कमाया 26 गुना 4 यानी 104, और चौथे दिन उसने कमाया 66। तो ये उसका टोटल प्रॉफिट है। बस आपको सिंपली इसको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे 108 और 92 आप समझ रहे हो पूरा 200 बनाते हैं, 304 और 304 में 66 जोड़ोगे तो 370। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बारी DI का क्वेश्चन है। आपको यहाँ बता रखा है कि 5 दुकानदार हैं और उनके पास कितने शार्पनर और कितने पेन्स हैं, उनकी संख्या आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ आपको एक तो वैल्यू निकालनी है H की।
तो एच का मतलब यहाँ पर है एवरेज नंबर ऑफ शार्पनर्स पर शॉप। तो शॉर्पनर देखो आप देख पा रहे हो, आपको सबका एवरेज निकालना होगा। जोड़ते हैं देखो, 175 और 200, आप समझ रहे हो 375 होते हैं। 375 में आप क्या करोगे, 80 जोड़ोगे, और 375 और 80 यानी कि 455 हुआ। 455 में देखो 120 जोड़ने हैं, यानी 475 और 100, 575। और 575 में 300 और जोड़ोगे, यानी कि 875। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 875। और क्योंकि ये 5 दिन का एवरेज है, मतलब 5 दुकानों का एवरेज है, तो यहाँ से आपको 175 मिल रहा है एवरेज। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एच की वैल्यू 175 मिल रही है। उसी तरीके से देखो आप अब के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। के का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेन एंड शार्पनर इन बी, सी एंड ई। तो बी में देखो आपको नज़र आ रहा है 300 है दोनों मिलाकर। सी में 200 है, 300 और 200 500 होता है। और ई में आप देख पा रहे हो 420 है। तो 500 और 420 एक बार फिर से देख लेते हैं। 380 यहाँ बन रहा था, सॉरी, और 200 हमने जोड़ा तो 580। 580 में आप पहले 120 जोड़ लो, 700 और 300, पूरा 1000 बन रहा है ये। अब इसको जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लेना, ये पूरा 1000 बनेगा। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये एच है ना, यानी 175, तो ये कितना परसेंट है के का, यानी 1000 का। तो ऐसे जब आप परसेंटेज निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा 17.5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि जब गोपाल सी से डी और डी से सी, मतलब सी से डी वो किसी स्थान पर जा रहे हैं पैदल चलते हुए, यानी वॉकिंग करते हुए, और वापस इस डिस्टेंस को वो चलता है साइकिल पर, तो उसको टोटल 48 मिनट लगे हैं। दूसरी कंडीशन हमें बताई जा रही है कि अगर वो दोनों तरफ भाई पैदल ही जाए तो उसको 70 मिनट लगते हैं। अब देखो आना जाना सेम है और मोड भी सेम है, मतलब गया भी पैदल है आया भी पैदल है, तो टाइम भी आधा आधा लगेगा। तो आप कह सकते हो कि एक तरफ की दूरी अगर वो चलेगा ना पैदल तो उसको 35 मिनट लगेंगे। और ऊपर वाली कंडीशन में जो टोटल 48 मिनट लगे हैं, तो 48 में से आप 35 घटाओगे, तो इसका मतलब है साइकिल से एक तरफ की दूरी 13 मिनट में तय की जा सकती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो दोनों तरफ अगर जो साइकिल से चले तो कितना टाइम लगेगा। तो आप समझ रहे हो, जाने में भी 13 मिनट, आने में भी 13 मिनट, तो 13 × 2 कर लो आप, और आंसर रहेगा 26 मिनट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको बता रखा है कि यहाँ पर मूलधन कि 1000 रुपये है, मतलब 10,000 रुपये है मूलधन प्रिंसिपल, और टाइम 2 साल है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों में आप देख पा रहे हो कि रेशियो आपको दे रखा है, और जब रेशियो दे रखा है तो रियल डाटा से कोई काम नहीं है, आप भूल जाओ 10,000 को। बस टाइम आपको ध्यान रखना है 2 साल। अब पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 20% है, तो 2 साल में कुछ तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ मिलेगा सिंपल। तो उनका रेशियो क्या 11 और 10 ही होता है क्या। तो चेक आपको करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ रहे हो, पहले साल भी 20 दूसरे साल भी 20, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मिला 40। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कैसे कंबाइंड होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में एक्स और वाई दोनों को 20 रखूँगा, मतलब दोनों साल सेम ही रेट था, तो आप समझ रहे हो 20 और 20 40, तो ये बन गया। और 20 × 20 400 होता है, 100 से डिवाइड करके 4 हो गया। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 वर्षों में मिलेगा 44%। और इन दोनों का जब आप रेशियो चेक करोगे तो बिल्कुल ये आपको 11 और 10 ही मिल रहे हैं, यानी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। अब आपको चेक करनी है दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में सब कुछ सेम है, बस रेट 15% है। तो फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप बोलोगे 30, और कंपाउंड कितना मिलेगा, तो आपको फार्मूला लगाना होगा एक्स प्लस वाई का मतलब 15 × 15 यानी कि 225/100। तो आप देख पा रहे हो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 32.25 बनेगा। और रेशियो आपको बनाना है तो आप क्या करो, इस डेसिमल को हटा के आप यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ा लो। बाकी जब आप इसको काटोगे
तो आप खुद ही देख पाओगे कि ये बिल्कुल भी 47 और 40 नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि केवल यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ठीक थी, वही अपना आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया जा रहा है कि एक मेटेलिक स्फेयर है यानी कि गोला, उसको पिघलाने के बाद आपको क्या करना है कि कोनिकल शेप में बुलेट्स बनानी है, मतलब कि गोली बनानी है। अब देखो, जब भी ये मेल्ट वाला केस होता है, पिघलाकर जब हम शेप चेंज करते हैं, तो आपको पता है कि दोनों तरफ जो वॉल्यूम्स बनते हैं ना, उनको इक्वल करना होता है। उससे पहले देखते हैं हमें डायमेंशंस में क्या क्या गिवन है। कहता है जो रेडियस है प्रत्येक बुलेट की यानी त्रिज्या, वो उसकी अपनी हाइट की ही 4 गुना है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ बुलेट की, तो बुलेट की रेडियस को आप 4 मान सकते हो। उसने बोला देखो रेडियस जो है वो 4 गुना है अपनी हाइट की, जबकि उस बुलेट की हाइट को हम 1 मान लेते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि जो प्रत्येक बुलेट है ना, उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस हाफ है मेटेलिक स्फेयर से। तो जो मेटेलिक स्फेयर है, इसकी रेडियस 8 होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नंबर हाफ बनाना है किसी का, तो आप समझ रहे हो 8 लिखोगे आप यहाँ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आप दोनों तरफ वॉल्यूम्स को इक्वल दिखाओगे और आपको पता लगाना है कि कितनी बुलेट यहाँ पर बनाई जा सकती है। वॉल्यूम्स को आप इक्वल करोगे। मेटेलिक स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम आप समझते हो 4/3 इंटू में पाई इंटू में R³ R³ का मतलब 8 इंटू में 8 इंटू में 8। और इसको आप इक्वल करोगे किसके, मतलब छोटी छोटी जो बुलेट बनी है वो n बनी है मान लो, और इनटू में मैं एक का वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो क्योंकि ये कोन शेप में है, कोन का वॉल्यूम आप समझते हो 1/3 इंटू में पाई इंटू में R² का मतलब 4/1, और h का मतलब 1 है, आप लिखना चाहो लिख लो। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, 3 से 3 कटा, पाई से पाई भी कटा, और ये जो 2 4 है, यहाँ पर ये 2 बारी 8 को काटेंगे 2 2 बारी में। तो n की वैल्यू मतलब कितनी बुलेट बनाई जा सकती है, आप बस इसको सॉल्व कर लो। तो 4 इंटू 8 आप समझते हो 32 इंटू 2 64 इंटू 2 यानी कि 128 बुलेट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से DI का क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक टेबल दिखा रखी है, इन 5 वर्षों में कितना इंपोर्ट हुआ है कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ये डाटा आपको दिखा रखा है। और आपको ये भी बता रखा है कि ट्रेड डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेड डिफरेंस का परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो ऊपर तो आपको डिफरेंस ही लिखना होगा, मतलब ट्रेड डिफरेंस, लेकिन नीचे आप लिखोगे देखो एक्सपोर्ट्स, और परसेंटेज के लिए 100 होता ही है। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ख़राब हो सकता है, बड़े ध्यान से समझना। कहीं ना कहीं देखो आपको ट्रेड डिफरेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप पहले डिफरेंस तो इन सब का कर ही दो। और डिफरेंस भी एक तरीके से करने हैं। आप ये मत सोचो कि 5240 में से 4180 घटाओ, बल्कि डिफरेंस ऐसे करो कि इसमें हम क्या जोड़े कि ये 5240 बन जाए। बिल्कुल क्लियर है, अगर मैं इसमें 60 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 4240, और बिल्कुल उससे 1000 ऊपर होता है 5240, यानी कि 1060 यहाँ डिफरेंस बनेगा। उसी तरीके से देखो अगर मैं इसमें 80 जोड़ता हूँ तो ये 4740 बन जाएगा, और उससे 1000 और ऊपर है ये, तो डिफरेंस हुआ 1080। इनका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा आपको, जैसे मैं इसमें 80 जोड़ूंगा ये 4400 बन जाएगा, 500 और जोड़ने की ज़रूरत होगी तो 580 बना। चौथे साल में आप समझ पा रहे हो, अगर जो इसमें मैं जोड़ दूँ कितना, मतलब 4680 में 140, तो 140 जोड़ते ही ये बन जाएगा 4820, और पूरा 1000 ऊपर है तो आप बोलोगे 1140 बनेगा डिफरेंस। और यहाँ कितना डिफरेंस बनेगा, अगर आप 900 इसमें जोड़ते हो तो ये 5000 बन जाता है, और 80 ऊपर है यानी कि 980। अब देखो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये तो आपको बिल्कुल नज़र आई गई। इसने बोला Y3 में सबसे ज़्यादा ट्रेड डिफरेंस है, जबकि Y3 में सबसे कम डिफरेंस है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हुई। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, अगर आप प्रॉपरली करना चाहते हो तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे कि Y1 में अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 1060 को
5240, एक्सपोर्ट नीचे रखने हैं। ऐसे आप परसेंटेज निकालोगे और वो भी 5 वर्षों में। तो आप खुद ही समझ रहे हो कि एक ही क्वेश्चन मतलब बहुत लंबा चौड़ा टाइम ले जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा समझना है कि क्योंकि Y3 में सबसे कम ट्रेड डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि उसमें कभी भी हाईएस्ट ट्रेड डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो इतनी अगर आप समझ रखते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट और भी इजी है बताना कि ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर है नाइदर वन नॉर टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम एंड वर्क से आप कह सकते हो या फिर पाइप और टंकी से। आपको बताया जा रहा है कि दो पाइप है ए और बी। ये दोनों पाइप भरने वाले हैं। एक भर सकता है टंकी को, खाली टंकी को 40 घंटे में, और दूसरा पाइप भर सकता है इस टंकी को 60 घंटे में। एक तीसरा पाइप और भी है यहाँ पर सी, जो कि इस पूरी भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले आप समझ रहे हो एलसीएम लेना होगा। 240 आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा बिना कैलकुलेट किए। और क्षमताएं जो बनेगी +6 क्योंकि भरने वाले हैं, +4 ये भी भरने वाले हैं, बट -5 क्योंकि ये खाली करने वाले हैं। अब कहता है कि पहले तो भाई पाइप ए और बी को ना 20 घंटे तक खोला गया, 20 घंटे बाद सी को खोला गया। तो 20 घंटे में कितना ये पानी भर लेंगे ये आपको पता करना है, जबकि इनकी 1 घंटे की क्षमता 10 है। तो आप बोलोगे 200 पानी तो ये पहले ही भर चुके होंगे। अब 40 और भी आपको भरना है, बट यहाँ से आपने सी को भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो 40 पार्ट आप भरोगे ना, ये तीनों की क्षमता से भरोगे, और तीनों की क्षमता आप देख पा रहे हो 6 और 4 10, और 10 में से 5 पानी बाहर निकलता चलेगा तो बचा 5। 8 घंटे और लगेंगे। तो टोटल टाइम जो इस टंकी को भरने में लगा 20 और 8, आपसे पूछा जा रहा है यही, तो 28 घंटे इसका होगा आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक बार डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बता रखा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं और 5 यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जबकि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर था, मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ है। अब यहाँ पर देखो फिर से हमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है और पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट ने बताया कि जो S3 है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लेकर आता है। अब आप देखो फिर से आपको या तो प्रॉपरली मेथड से क्या करना होगा कि टोटल करना होगा तीनों को, और तीनों का टोटल करने के बाद ही आप इजीली बता पाओगे कि S3 ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए या नहीं। बट इसके अलावा एक और तरीका है। आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि S3 और S2 को ही अगर आप कंपेयर करते हो तो S2 मुझे ऊपर जाता नज़र आ रहा है। यहाँ देखो S2 के ज़्यादा नंबर है, यहाँ S2 के ज़्यादा नंबर है, और यहाँ तो S2 के बहुत ही ज़्यादा नंबर है, मतलब बहुत अच्छी लीड S2 ले चुका है S3 से। हालांकि यहाँ पर S2 के दोनों सब्जेक्ट्स में कम नंबर है, बट जितना यहाँ कम है उससे कई ज़्यादा इन तीनों में वो लेकर आ रखे हैं। तो बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि S2 के ज़्यादा नंबर है S3 से, तो इसलिए S3 मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ ही नहीं सकता। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर चेक करें तो बोला जा रहा है कि S2 को 68% मिले ओवरऑल। तो इसको तो देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सबको जोड़ना होगा, जैसे कि 37 और 39, आप समझ रहे हो 30 और 30 60 होता है, 69 और 7 यानी कि 76 हो गया। 76 को जैसे ही आप 99 में जोड़ोगे तो आप समझ रहे हो 175, और 86 और 89 यानी कि 169, ये भी 175 ही बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है टोटल मार्क्स बने इसके 350। 175 और 175 आप समझते हो 350 होते हैं, और ये 350 जो नंबर उसके आ रहे हैं, तो ये कितने में से आ रहे हैं आप बोलोगे 500 में से। 5 सब्जेक्ट हैं, परसेंटेज के लिए 100। तो ऐसे जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 70% इसके मार्क्स हैं, ना कि 68, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आपको बताया जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 6.25 है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप समझते हो साइड स्क्वायर होते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो 2.5 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर की साइड जिसे हम ए बोलते हैं तो वो 2.5 है। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, 4 भुजाएं स्क्वायर में होती है। तो सिंपली आप 2.4 को 4 बार ही जोड़ लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई इस ट्रेन की 350 मीटर है,
और कितना समय ये लेगी एक आदमी को पार करने में जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अब आप समझते हो कि आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई जितना चलना है, मैं 350 मीटर लिख रहा हूँ, और 350 मीटर है। अगर आप इसको किलोमीटर में बनाना चाहते हो तो आप ये भी समझ रहे हो इसको 1000 से डिवाइड करना है। इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको आप डिवाइड करोगे देखो स्पीड से। जैसे आप डिवाइड करोगे स्पीड से तो वो 40 पलट कर यहाँ आ जाएगा, और ये जो टाइम अब आएगा ना ये आवर्स में आएगा, जबकि ऑप्शन मिनट में है। तो आप क्या करोगे, आवर्स को मिनट में बनाने के लिए एक 60 से मल्टीप्लाई और करोगे। तो जब आप इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो 5 से ये 7 बारी कटा, 5 से ये 20 बारी कटा, और आपको देखो यहाँ से 7 × 3 21/40 मिनट नजर आ रहे हैं। यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। फिर से एक डीआई का क्वेश्चन है। आपको यहाँ बार ग्राफ दिखा रखा है, बता रखा है कि 6 यहाँ पर बैग है और कितने कितने उनमें पेन है आपको बता रखा है। एक बहुत आसान सा रेशियो पूछा है B6 और B3 का। आप देख पा रहे हो B6 140 है और जो B3 है वो 240 है, और जब इन दोनों का रेशियो आप बनाओगे तो आपको मिलेगा 7:12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ आपको बता रखा है कि एक आदमी 4 बराबर दूरियाँ चलता है और ये चारों की चारों बराबर दूरी 10-10 किलोमीटर की है। स्पीड्स अलग अलग है, 7, 14, 21, 28। एवरेज स्पीड आपसे पूछी है। एवरेज स्पीड सबसे पहले आपको देखो पता होना चाहिए कैसे निकलती है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है, और टोटल डिस्टेंस आप समझ रहे हो 4 दूरियाँ है तो 10-10 के हिसाब से 40 हुई। बट मेरा एक सजेशन ये है कि देखो एवरेज स्पीड में ना डिस्टेंस मैटर नहीं करता, बल्कि एक रेशियो मैटर करता है। आप ये समझ पा रहे हो कि वो चारों डिस्टेंसेस बराबर है, तो आप जो मन करे उस डिस्टेंस को चेंज करके मान सकते हो, बट चारों को इक्वल लेके चलना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो जो स्पीड्स है ना 7, 14, 21 और 28, इनका एक एलसीएम होता है 84। तो मानूंगा एक तरफ की दूरी 10 नहीं बल्कि 84 है, और ऐसा मैंने इसलिए किया है आप उससे ना टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। खैर पहले तो मुझे ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना बना। तो आप बोलोगे एक डिस्टेंस को 84 लिया है, ऐसे ऐसे 4 डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाय 4। टाइम कितना कितना लगा, तो 84 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 12 आया। अगला 84 का डिस्टेंस आपने 14 की स्पीड से चला है 6 घंटे। अगला 84 का डिस्टेंस 21 की स्पीड से चलने में लगे 4 घंटे। और लास्ट 84 जो आखिरी 84 किलोमीटर की दूरी है वो 28 की स्पीड से चलने पे लगेंगे 3 घंटे। 84 × 4 आप समझ रहे हो 336 होते हैं, और टोटल टाइम आप जब नीचे जोड़ोगे 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, तो ये मिलेगी आपको एवरेज स्पीड। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ आपको बता रखा है कि टोटल 6 दुकानें हैं और इन दुकानों में कितने कितने कप है उनकी संख्या आपको दे रखी है। बहुत आसान सा सवाल पूछा है, बस एवरेज आपको निकालना है यहाँ पर। तो एवरेज निकालने के लिए आप समझ रहे हो इन सबको जोड़ना होगा और डिवाइडेड बाय 6। जब आप इनको जोड़ना शुरू करोगे बेशक आप पहले यूनिट डिजिट जोड़ लो कि 2 और 6 8 और 4 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30 यानी कि 0। अब देखो यहाँ कुछ भी बनता रहे, लेकिन 6 से जब आप इसको डिवाइड भी करोगे तो आप समझ रहे हो कि मतलब एक ऐसे नंबर से इसको काटना होगा, या तो यूनिट डिजिट 5 या 0 बने। सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट में कहता है कि अगर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इक्विलेटरल जिसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है तो एरिया उसका आप ऐसे निकालते हो, और साइड आपको बता रखी है 8, तो आप ए स्क्वायर को लिखोगे 64। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16√3 ना कि 18√3। तो पहली स्टेटमेंट गलत हुई। सेकेंड स्टेटमेंट में देखो आपको स्क्वायर का यानी वर्ग का परिमाप दे रखा है जो कि 4a होता है। अगर 4a की वैल्यू 20 है तो आप समझ रहे हो a की वैल्यू 5 हुई, और जो विकर्ण डायगनल होता है स्क्वायर का वर्ग का वो √2a होता है। तो 5√2 होना चाहिए और इतना ही गिवन है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर रहेगा ओनली 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। देखो टाइम एंड वर्क से है। आपको बता रखा है ए और बी किसी काम को 12 और 6 दिनों में कर सकते हैं। आप टोटल वर्क यहाँ मान सकते हो एलसीएम से 12, और क्षमताएं बनेगी 1 और 2।
आगे अगर हम पढ़े तो कहता है ए काम की शुरुआत करता है पहले दिन और ऑल्टरनेट डेज में ये काम चलता है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा एक, लेकिन अगले दिन काम करेगा बी, यानी दो काम होगा। और इसी तरीके से एक एक दिन छोड़कर ये लोग काम करेंगे। यहाँ से देखो क्या होगा कि हर 2 दिनों में आपको पता लग रहा है कि 3 काम होगा और टोटल काम आपको 12 करवाना है, जो कि 3 का 4 गुना होता है। तो ऐसी साइकिल्स को आपको 4 बार ही पढ़ना होगा और 2 गुना 4 यानी कि 8 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 था, देखो यहाँ आपको बता रखा है बॉलिंग इकोनॉमी। 6 मैचेस में एक बॉलर की आपको बॉलिंग इकोनॉमी दिखा रखी है। कैसे बॉलिंग इकोनॉमी निकलती है वो भी आपको फार्मूला दिया है कि जितने भी रन्स दिए हैं बॉलर ने वो आप ऊपर लिखोगे और जितनी उसने बॉल्स डाली है वो आप नीचे लिखोगे। अब देखो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि M4 में 70 बॉल मतलब गेंदबाज ने डाली है, तो उसने इस मैच में कितने रन दिए होंगे। और ये देखो आप सॉल्व कर पाओगे बॉलिंग इकोनॉमी से। तो M4 में देखो बॉलिंग इकोनॉमी आपको नज़र आ रहा है 1.7, उसको देखो यहाँ लिखते हैं। 1.7 को लिखने का तरीका 17/10 भी हो सकता है। और जैसे कि बॉलिंग इकोनॉमी में ऊपर जो है ना नंबर वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो रन हमने दिए हैं, नीचे जो नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है तो ये है बॉल्स थ्रोन, फेंकी गई गेंदें। बट ये हमें गिवन है कि 10 नहीं है 70 है, यानी कि 7 टाइम्स। तो आप ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि बॉलर ने यानी कि 119 रन दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अरुण किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 15% उसी काम का करने में वो कितना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम का भी 15% ही लगेगा, बस 30 का आपको 15% निकालना है और यहाँ से आपको मिलेगा 4.5, यानी कि 4.5 दिन लगेंगे। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ गिवन है 10% और 10% की दर से कोई 3 वर्षों में जो धन बन जाता है, यानी कि अमाउंट 7986 हो जाता है। प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या होगा कि 10% की आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 होगी। इसका मतलब होगा कि प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो 1 रुपये जुड़कर अमाउंट 11 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट हर साल सेम रेशियो बनाते हैं। तो 3 साल में अगर आप कंबाइंड करना चाहते हो तो बस दोनों पे पावर 3 लगा दो और आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का एक रेशियो मिलेगा 1000 और 1331। बाकी अमाउंट आपको गिवन है कि 1331 नहीं है बल्कि 7986 है। तो जब आप इसको देखो कैलकुलेट करके देखोगे कि 1331 यूनिट्स इक्वल्स टू इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 6 मिलेगी और 1000 यूनिट्स की वैल्यू आप समझ पा रहे हो 6000 मिलेगी। तो बस 6000 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। और ये वाली शिफ्ट यहाँ ख़त्म होती है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई शिफ्ट रहेगी, तो तब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।